नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज की प्राइम टाइम डिबेट में। सनसनीखेज कहानी के साथ हमारे पास इस वक्त सनसनीखेज तथ्य हैं, प्रमाण, सबूत, जिसके आधार पर हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से माफिया सक्रिय है इस इलाके में, जिसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा कहते हैं। वो भू माफिया भी है, वो रेत माफिया भी है और उसका राज, उसका कंट्रोल इस तरह से है पूरे सिस्टम पर कि कभी तो वो आईएएस अधिकारी के सस्पेंशन का कारण बन जाता है और कभी रास्ते में आने वाले किसी भी आम नागरिक, आम शहरी या आम गांव वाले की हत्या कर देता है। आज इस कहानी का वो बुरा पहलू, वो डार्क साइड हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे, जिसके बारे में अब तक सिर्फ चर्चा हो रही है। हम उस परिवार के पास चलेंगे जो इस वक्त गमज़दा है, जिसने अपना एक सदस्य खोया है, अपना मुखिया खोया है। वो कितनी तकलीफ में है, हम सीधे उससे आपकी बात करवाएंगे, उनके चेहरे दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि ये दर्द, ये जख्म किस तरह से नासूर बनता जा रहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ राजनेता और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी होंगे। लेकिन पूरा वाकया क्या है, जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। ये चीख, ये पुकार, ये डरे सहमे चेहरे उस पालेराम चौहान के परिवार की हैं, जो चंद दिन पहले ही रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी की जंग हार गया। रेत माफियाओं का कहर किस कदर अपने चरम पर है, इसका ये परिवार जीता जागता उदाहरण है। रेत माफियाओं ने पालेराम की निर्ममता से हत्या करके उनके परिवार को रेत के ही माफिक बिखेर दिया है। जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने नोएडा सेक्टर 39 के गांव रायपुर और पालेराम के घर का जायजा लिया तो पालेराम के परिवार ने मीडिया के सामने पूरी सच्चाई को बयां किया। इस वक्त मैं उस पीड़ित परिवार के बीच मौजूद हूं और मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो गांव की वो महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे ढांढस बढ़ाने आई हैं इनकी, क्योंकि जिस तरीके से सीधे तरीके पे खनन माफियाओं का विरोध करने पे गोली मार के जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है प्रदेश सरकार के लिए भी, जिस तरीके से आज प्रदेश में माफिया सक्रिय हैं, खनन माफिया सक्रिय हैं। मैं बात करना चाहूँगा इनसे। सीबीआई की जाँच चाहिए मुझे, जो मेरे घर में बढ़कर मार के गए, मुझे उनकी मैं पकड़ चाहूँ बस। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं, मैंने हमने किसी ने देखा, हमने कोई नहीं देखा, और मेरे घर में मेरे आदमी को मार के चले गए बस। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए है। ये चोटें इनको जानना चाहूँगा जिस तरीके से आई हैं, इनसे बात करेंगे। कितने बजे के करीब घटना थी, कैसे ही लोग मार के गए, ये जरा आपसे जानना चाहूँगा मैं। घर में घुस के मारे 12 बजे, घर में घुस के बेधड़क मारे 12 बजे। हाँ, पापा सोते हुए को मार के गए, सोते हुए को। मैं बोल रहा था मुझे हमें न्याय चाहिए, हमें मीडिया ही कुछ करा सकता है, हमें मीडिया ही कुछ करा सकता है। वो माफिया हमारा खनन माफिया हमारा, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट में अपन लगे रहे। ग्राम समाज की लड़ाई, खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई कर पापा क्रांतिकारी थे, पापा क्रांतिकारी थे। जन समाज की जमीनों में जिन्होंने अवैध कैद किया हुआ, पापा लगातार कभी जिला मजिस्ट्रेट, कभी किसी को, पापा सबको। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खनन माफियाओं के खिलाफ ये लड़ाई चल रही थी और इनके जो पिता थे वो खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे थे और उसका अंजाम यही हुआ। 31 जुलाई का वो मनहूस दिन जब 3 नकाबपोश बदमाशों ने अपने घर में सो रहे पालेराम की हत्या कर दी। इस वक्त मैं पालेराम के घर में हूं। जिस कमरे में उन्हें मारा गया वो तकरीबन सो रहे थे और 11:30 बजे का वक्त रहा होगा, वो 31 तारीख को। यही वो कमरा है जहां पर वो सो रहे थे और उन्हें अचानक से बाइक सवार बदमाशों ने आकर के गोली मार दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चला करके चले गए। वो ये वही जगह है। अभी थोड़ा ब्लड का निशान मैं दिखाऊंगा कि जो निशान अभी हैं ब्लड के थोड़े पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा जो खून के निशान थे, खून के निशान अभी पड़े हुए हैं साफ। और इससे पहले लोगों का बताना है कि कमरे में पूरा खून एकदम फैला हुआ था। परिवार वालों का कहना है कि पालेराम कई वर्षों से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ एक कारगर मुहिम छेड़े हुए थे। आकाश जी, पूरी घटना बताइए कि कैसे इस तरीके से कहीं ना कहीं खनन माफियाओं का भी हाथ बताया जा रहा है, कैसे हुआ? कहीं ना कहीं खनन माफिया नहीं, इसमें खनन माफिया का ही हाथ है। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहे, इस केस को किसी भी एंगल से वो मोड़ते रहे, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसमें खनन माफिया का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है।
कितने दिनों से आपका मतलब ये चीज़ चाह रहे थे कि जो अवैध खनन बंद किया जाए, क्या इसके लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक मुहिम चला रहे थे, इसलिए इनके मेरे पिताजी इसके लिए लड़ाई ही लड़ रहे थे, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई है। और ये लड़ाई एक दो दिन या एक हफ्ता या एक महीने की नहीं है, ये काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से खनन माफियाओं का विरोध करने के बाद से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के मार दिया जाता है जिस शख्स को, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस परिवार की रातों की नींद भी उड़ चुकी है। जैसा कि मेरे साथ उनके जो पुत्र थे उन्होंने बताया कि 2 रात से वो सोए नहीं हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डर का अंदेशा इन्हें आज भी सता रहा है कि कहीं सोई रातों में वारदातों का पहरा ना हो जाए। कैमरामैन सचिन के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, ग्रेटर नोएडा। यही नहीं, मृतक पालेराम यूपी में मौजूदा सपा सरकार की कार्यकारिणी का भी सदस्य था। ये घटना इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि अखिलेश सरकार गुंडा राज के सामने नतमस्तक और लाचार हो चुकी है। रेप, हत्या की घटनाओं की भरमार और चारों ओर अराजकता का माहौल ये बताने के लिए काफी है कि आप यूपी में हैं, जहां सपा नाम की पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार है। सुदर्शन न्यूज के लिए गौरव मिश्रा के साथ प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहती हैं कि किसी ईमानदार अधिकारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनका इशारा दुर्गा शक्ति नागपाल की तरफ था, जो एसडीएम थी ग्रेटर नोएडा की, और जिनको निलंबित किया गया और जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि वो इसी माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही थी, सख्त कदम उठा रही थी। और इस माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के पर्याप्त कारण थे दुर्गा शक्ति नागपाल के पास, जिनको निलंबित किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और हमारे पास इसके प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री को खत लिखा, गांव वालों ने मिलकर हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की, जनहित याचिका लगाई, अखबारों में रिपोर्ट्स आई, मीडिया के पास सब कुछ गया, खनन का काम फिर भी चलता रहा। इनका प्रभाव इतना था कि इन्होंने जो चाहा वो किया, मन मर्जी से हत्याएं की, मर्जी से लोगों को रास्ते से हटाया, और इसका उदाहरण कल भी सामने आया। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद वहां का माफिया और उसका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, यह कल साबित हो गया, जब गांव में दिन दहाड़े इन लोगों ने पालेराम की हत्या कर दी, जिनका परिवार इस वक्त हमारे साथ सीधा अपने घर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आरती मेहरा, बीजेपी की नेता, हमारे साथ हैं। आरती जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अंजनी कुमार, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, स्वतंत्र पत्रकार। अंजनी जी, आपका स्वागत। मैं सबसे पहले परिवार के पास चलूंगा, पालेराम के। क्या हुआ था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अपना नाम बताइए और बताइए कि कल हुआ क्या था, और इससे पहले आपने कितनी बार दरखास्त की मुख्यमंत्री के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां जहां आप जा सकते थे। सारी कहानी आप बता सकते हैं। देखिए, मैं आकाश बोल रहा हूँ, मैं पालेराम का बड़ा लड़का हूँ। और जैसा कि आपने सुना है, आपने देखा है कि 31 तारीख को लगभग 11:15 बजे के आसपास मेरे पिताजी को बड़ी बेरहमी से गोली मार दी गई। मेरे पिताजी लगभग कई वर्षों से अवैध खनन के विरोध में बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह अवैध खनन रोका जाए, बट उनके इतने प्रयास करने के बावजूद ना तो किसी प्रशासन ने, ना किसी शासन के किसी भी व्यक्ति ने, ना तो उनकी कोई बात सुनी, और नतीजा आप देख सकते हैं। आज मेरे पिताजी हमारे बीच में नहीं है। आप उनके सुपुत्र हैं। आप कह रहे हैं कि रात को हत्या हुई और लगातार आप विरोध कर रहे थे। आप लोग जिस तरीके से अथॉरिटीज के पास जा रहे थे, कंसर्न अथॉरिटीज के पास, उसके कागजात जो आपने दिए वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम दर्शकों को बहुत नजदीक से, बहुत बारीकी से दिखाएंगे कि आपने किस किस तरीके से अपील की है, किस किस तरीके से दरखास्त की है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो एसडीएम थी वहां की, जिनको सस्पेंड किया गया है, दुर्गा शक्ति नागपाल, क्या ये कहा जा रहा है कि वो रेत माफिया और भू माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही थी? क्या ये बात सच है? ये सच ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैंने अभी न्यूज़ में देखा है, काफ़ी थानों में, काफ़ी जगह को काफ़ी ट्रक भरे हुए, ट्रक ट्रोला जब्त किए हुए हैं, जिसमें कि जो या हमारे जो IAS अधिकारी हैं, इनका नाम आ रहा है, ये इन्हीं के कार्यकाल में किए गए हैं। जी, आप ये बताइए कि अब जब आपके फादर जो है वो उनको गोली मारी गई, इसके बाद जब आपने पुलिस से कंप्लेन की, अब तक कोई कंक्रीट एक्शन लिया है वहां की पुलिस ने? कुछ भी ठोस कार्रवाई की है या नहीं की है?
सर कार्रवाई का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ पुलिस ने एक काम जरूर किया है कि ये जो केस जो कांड जो हुआ है ये खनन माफिया से संबंधित था, इस केस को कहीं और मोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसको आपसी विवाद, जमीन से जुड़ा हुआ विवाद, रास्ते से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है। मतलब खनन का तो यहाँ कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा कि ये खनन से जुड़ा हुआ, खनन के कारण हत्या हुई है, इसको कोई नहीं मान रहा। खनन के कारण हत्या हुई है इसे कोई नहीं मान रहा। आप ये बताइए, अच्छी खासी आप उम्र है, आप देख रहे हैं, आप समझदार हैं, कब से ये भू माफिया और खनन माफिया उस इलाके में सक्रिय है? कब से आप देख रहे हैं कि ये लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं और वहां से खनन कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से? सर रायपुर खादर की ना 300 बीघे की ग्राम सभा की जमीन है, और आप बिलीव नहीं करोगे उस 300 बीघे में से 30 बीघे जमीन छोड़ी होगी जो अभी बची हुई है, बाकी इन्होंने सब खोद डाली है। ये कब से चल रहा है? ये कब से चल रहा है? ये काफी सालों से। मेरे पास जो पेपर हैं उसमें 2006, 2004, 2003, 2002 पता नहीं कितने साल पुराने पेपर हैं। ठीक है, ठीक है। आरती मेहरा जी हमारे साथ है, नेता बीजेपी। आरती जी, आप सारी बात सुन रही हैं, ये पालेराम का परिवार है। पालेराम की कल हत्या कर दी गई, तथा कथित रूप से इन्हीं भू माफियाओं ने, इन्हीं खनन माफियाओं ने की है, और ये कंप्लेन 2004 से कर रहे हैं। ये कंप्लेन 2004 से कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने इस विषय को कभी नहीं उठाया, कभी मुद्दा नहीं बनाया। आज जब आईएएस ऑफिसर सस्पेंड हो गई है, उस पर बात हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है, तो सभी लोग आक्रमण कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि माफिया की गिरफ्त में है सरकार और उनके साथ उनकी दोस्ती है। यह बात आपकी पार्टी ने पहले क्यों नहीं उठाई आरती जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दंगे फसाद और हर तरह का जिस गलत कुशासन चल रहा है, अखिलेश यादव से बहुत विश्वास था कि वो कुछ करके दिखाएंगे, वो युवा है और वो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ करके, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भद्दा मजाक किया है, जिस तरह से दुर्गा शक्ति को सस्पेंड किया, उसके बाद जिस तरीके से आज एक कमेटी बिठाई, आज अगर आप देखें उसके साथ ही साथ कांग्रेस सरकार जो इनकी एलाइज सरकार है, आज सोनिया गांधी जी एक पत्र लिखती हैं और पत्र लिख के उसमें दुर्गा शक्ति को कांग्रेचुलेट करती हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सोनिया जी ने अशोक खेमका के समय पे ये पत्र क्यों नहीं लिखा था, जब हरियाणा का उन्होंने रॉबर्ट वड्रा पे सब ये उठाए? नहीं, आरती जी, हम विषय भटक रहे हैं। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, इस रेफरेंस में सही है। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था। मेरा सवाल यह था कि 2004 से गांव वालों ने इस अवैध खनन और इस माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री को, हाईकोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जहां जहां मुमकिन था वहां वहां कंप्लेन की। तब आपने इन गांव वालों के हित में इस विषय को क्यों नहीं उठाया? असेंबली में क्यों नहीं उठाया, या किसी भी और फोरम पर जहां पे आप उठा सकते थे वहां क्यों नहीं उठाया? देखिए पूरे देश में अलग अलग इतने जिले हैं और हर जगह किसी ना किसी तरह की समस्याएं हैं, और इनको उठाने का कार्य प्रशासन का होता है। और प्रशासन ने जिस तरीके से उठाया, और आपने उस लड़की का जब तो पूरा का पूरा आपने ट्रस्ट डेफिसिट किया है। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो पूरा विश्वास जो कि लगातार, अब जैसे आपने बताया खनन माफिया का विरोध करने वाले जिनके बेटे को आप सुना रहे थे, जबकि मैं ढंग से सुन नहीं पा रही हूँ, मेरी आवाज गूंज रही है और उनकी भी आवाज क्रैक होके मेरे पास आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जितना मैं सुन पाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले मायावती का राज था और इससे बहुत बड़े बड़े केस भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार अपनी एलाइज के कंपल्शन में जी कुछ करती नहीं है। इतने बड़ी बड़ी बातें उठाई हैं, ये तो रेत के खनन का माफिया की बात है। तो सवाल ये है कि पहले माया सरकार उसके जूते चमकाने वालों को गैलेंट्री अवार्ड दिलाती है, उसके बाद ये सरकार कार्य करने वालों पे इस तरीके से
जो मेहनती है, जो समर्पित है, जो कुछ करके दिखाना चाहती है, 2 साल पुरानी आईएएस है, आज एक आईएएस महिला के साथ ऐसा होगा तो देश की और लड़कियां और बहनें और महिलाएं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, सब डिमोरलाइज होंगे। आरती जी, हम अब दर्शकों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दे और वो इनके जो प्रार्थना पत्र हैं इन परिवार वालों के, गांव वालों के, वो बहुत बारीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या अपील की थी सरकार के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, हाईकोर्ट के सामने। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर स्पीड पोस्ट के जरिए मायावती को यह खत भेजा गया है और ये 2004 का वाकया है। इसमें बताया गया है कि सरकारी भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री को यह खत भेजा गया था। ग्राम बख्तावरपुर का भी इसमें जिक्र किया गया है, रायपुर खादर का भी इसमें जिक्र किया गया है। ये तमाम ग्रेटर नोएडा के गांव हैं और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो नाम भी है जिन्होंने इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई हाई कोर्ट में। उन तमाम लोगों में पालेराम सन ऑफ गणेश, ये वो व्यक्ति हैं जिनकी कल हत्या की गई है और जिनके सुपुत्र इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। ये तमाम एप्लीकेशंस इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को भी खत लिखा गया मुख्यमंत्री के अलावा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई, आप पढ़ पा रहे होंगे निश्चित रूप से कि क्या कहा गया था। इसमें अवैध कब्जे को लेकर बार बार शिकायत की गई इन गांव वालों की ओर से। मीडिया में, प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई, अलग अलग अखबारों में हम आपको यह भी दिखा सकते हैं किस तरह से भूमि माफिया के कब्जे को लेकर रिपोर्ट्स आई। बावजूद इसके सब कुछ सुस्त रहा, सब सोए रहे और नतीजा ये कि इसका विरोध करने पर एक आईएएस ऑफिसर सस्पेंड कर दी जाती है, ये कहते हुए कि उसकी कार्रवाई से कम्युनल टेंशन हो रही थी, सांप्रदायिक तनाव और विवाद होने का मामला बन रहा था, जबकि हकीकत आपकी आंखों के सामने है। बुधवार को यह हत्या हुई थी। पालेराम रायपुर गांव के निवासी थे और तथाकथित रूप से एप्लीकेशन देने और आवेदन करने में हमेशा अपने गांव वालों के साथ रहे, ये कहते हुए कि भू माफियाओं के प्रभाव को खत्म किया जाए। सिला ये मिला है। हमारे साथ अंजनी कुमार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। अंजनी कुमार जी, कुछ कहना चाह रहे होंगे आप निश्चित रूप से इस सारे मामले पर। जी देखिए, भू माफिया और खनन माफिया पिछले कुछ दशकों से हावी रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है। खास करके पिछले कुछ सप्ताह की बात लें तो चाहे आईएएस अधिकारी के निलंबन का मामला हो या हत्या का मामला, दोनों मामला खनन माफिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन ये नहीं मान रही है, दोनों मामले को अलग रंग रूप दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर सरकार ईमानदारी से इसे रोकने का प्रयास नहीं करेगी तो कानून व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। और इसमें सरकार क्यों प्रयास नहीं कर रही है अंजनी कुमार जी? इसके पीछे जो हजारों करोड़ का मामला है वो है। खनन माफिया पुलिस प्रशासन से लेकर सत्ता में अपनी पकड़ बना चुकी है। इसके कारण इसके लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहा है। जी, ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहे। बहरहाल पालेराम जी की पत्नी जिनकी हत्या हुई है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके सुपुत्र तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या इससे पहले आप लोगों को धमकियां मिल रही थी लगातार इस तरह की भू माफियाओं द्वारा कि हम ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपना विरोध, अपनी मुखालफत बंद नहीं की तो? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपकी माता जी साथ हैं तो हम उनकी बात भी सुनना चाहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी जी, आरती जी बोलिए, बोलिए आप। क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सारा खेल है ये वोट और नोट का खेल है। आने वाला टाइम तभी आप देखिए इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई, जबकि सारे तथ्य इसके अगेंस्ट आए। एक यूनियन मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति कहता है चुटकी भर के मैंने 41 मिनट के अंदर ट्रांसफर करा दिया। केंद्र की सरकार यूपीए जिन्हें इनका समर्थन चाहिए वो चुप बैठती है, क्योंकि उन्हें 40 बिल मानसून सेशन में पास करवाने हैं। और आज जब पूरे देश भर का दबाव चौतरफा आता है
तो कल तक जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो एलाइज है उनकी हमारी कोalition गवर्नमेंट की कुछ कंपल्शन होती है, तो ऐसे में सोनिया गांधी जी एक पत्र लिखती हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी पत्र की, किसी कॉन्ग्रेचुलेशन की, किसी सैल्यूटिंग की उस ऑफिसर को जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रही थी जी। उसे जरूरत है तो सिर्फ न्याय की। ये देश के प्रधानमंत्री जो डीओपीटी के इंचार्ज होते हैं, जो सारे आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं और उनके संबंधित सारे कार्य को देखते हैं, तो आज जरूरत है कि उस लड़की का जिसकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देश की और भी लड़कियां देखती हैं। बिल्कुल आरती जी, आप ठीक कह रही है, ये पक्ष है, ये राजनीतिक पक्ष है, आप जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आइए जरा तकलीफ सुन लेते हैं उस पत्नी की जिसने अपने पति को गंवाया इस भू माफिया के खिलाफ विरोध के मामले में। उसकी बात भी सुन लेते हैं, दर्शकों को सुनवा देते हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो आप बताइए कि क्या आपके पति और आपका परिवार इस विरोध के चक्कर में लगातार धमकियां झेल रहा था पिछले कुछ वर्षों से? और अगर धमकियां झेल रहा था तो क्या आप पुलिस के पास गई तो उनका जवाब क्या था? पूछेंगे ना तब बोलिए। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और मुझे पता है कि दुख इस वक्त आपका पराकाष्ठा पे है, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आगे कोई और पाले राम न बन जाए, इसलिए समाज का यह जानना जरूरी है कि आपका परिवार किस तकलीफ से गुजरा है। मुझे यह बताइए कि कब से आप ये धमकियां झेल रही थी, और जब इनके बारे में आपने प्रशासन और पुलिस को बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं थी? पुलिस के पास, डीएम के पास, एसडीएम के पास आपकी तकलीफ की कोई भी सुनवाई नहीं थी? हर जगह जाते थे और उन्हें क्या मिला? हम आपका दुख समझ सकते हैं, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। सुदर्शन न्यूज इस तकलीफ में आपके साथ है, और ये तकलीफ पूरे देश को इसलिए दिखा रहा है कि लोगों को सच पता चल सके। आरती जी, ये महिला ज्यादा कुछ कह भी नहीं पा रही, इतनी तकलीफ में है। जल्दी ही इनके पति की हत्या हुई है और इनका ये कहना है कि इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आरती जी, इस सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है। क्या की जाए? जो इस तरह के अपनी ही जनता के साथ, हाँ, तो सिस्टम में इसलिए सुनवाई नहीं है ना जी। वो तो बिल्कुल जंगल राज बना रखा है, गुंडा राज बना रखा है। उनके ऊपर अगर कोई चेक हो सकता था केंद्र सरकार का, तो वो वैसे ही इनके साथ मिले हुए हैं और एक साथ बैटिंग कर रहे हैं। तो किससे उम्मीद की जाए? मतलब जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या वफा क्या होती है, उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं किसी तरह के कार्यों की, वफा की, कि वो जनता के साथ वफादारी निभाएंगे। तो ये सरकार जिस तरह से निरंतर, आप एक बात देखिए, जब से अखिलेश आए हैं यहाँ पे 20 से ऊपर दंगे हो चुके हैं और कुछ जाने भी जा चुकी हैं। ऐसे में किसी भी कलेक्टर, किसी भी डीएम, किसी भी एसडीएम को एक भी नोटिस दिया गया? एक सस्पेंशन तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे खनन माफिया इतना भयंकर खनन कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ आरटीआई लगा रहे हैं या लोग उनके खिलाफ शिकायत लगाते हैं, तो वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं, न सिर्फ जो इस परिवार के साथ हुआ, मैं बहुत संवेदनशीलता से उनके साथ अपना पूरा दुख प्रकट करती हूँ, और साथ ही जो इन्होंने आगे बढ़ के ये किया कि आईएएस ऑफिसर कि ये हर चीज को दबा देना चाहते हैं। बिल्कुल आरती जी, हर चीज को दबाने की कोशिश हो रही है। डीएम ने रिपोर्ट सौंपी, डीएम की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया है। डीएम पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे कल आजम खान, वो कह रहे थे डीएम को भी सस्पेंड कर दो। पाले राम जी के सुपुत्र सारी बात सुन रहे हैं, क्या आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे आगे? सर, आखिरी दम तक मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। अभी तक मेरे पापा ये लड़ाई जारी रखते आए हैं और इस लड़ाई
जी जी। और अब इस लड़ाई को मैं आगे जारी रखूंगा। और इस लड़ाई में हर वो सच्चा नागरिक इस देश का आपके साथ है जो ईमानदारी से काम कर रहा है और इस सिस्टम की तमाम खामियों से परेशान है। वो हर नागरिक आपके साथ है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और बहुत धन्यवाद आरती जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी इस बेहद ही गंभीर मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, इस पर आपकी पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी। बहुत धन्यवाद आरती जी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहती। जी 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 हाँ, बोलिए। हम भी इस मुद्दे में इनके साथ हैं। जी बहुत धन्यवाद आरती जी, आपका बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद अंजनी कुमार जी यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। देखा और सुना आपने, हमने उस परिवार का दर्द आपको दिखाया और सुनाया। हमने इस उदाहरण के जरिए आपको यह बताने की कोशिश की कि इस पूरे इलाके में किस तरह से माफिया सक्रिय है, उसे किस तरह से और किन लोगों का समर्थन प्राप्त हो सकता है, यह आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। जब आईएएस ऑफिसर निलंबित की जा सकती हैं और निलंबन करने के बाद भी सरकार तमाम दबाव झेलते हुए इस निलंबन की कार्रवाई पर अड़ी रह सकती है, तो ये लोग कितने ताकतवर हैं। इनकी ताकत से टकराने के लिए आपको और हमें क्या करना होगा, यह हमें खुद सोचना है और तय करना है।